हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संघर्ष क्लासेस में। हम लोग आज पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था को देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। एक है आपका मुंडा शासन व्यवस्था और एक नागवंशी शासन व्यवस्था। आगे हम लोग आज देख रहे हैं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जो मेन ये है पढ़ा पंचायत व्यवस्था, ये उरांव जनजाति से संबंधित है। उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था को हम लोग पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहते हैं। यह शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। जो मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था हम लोग पढ़े थे उसी से मिलती जुलती है शासन व्यवस्था है। मुंडाओं के बाद छोटा नागपुर में उरांवों का आगमन हुआ तो उनकी व्यवस्था भी मुंडाओं जैसी ही हो गई। क्या हुआ कि मुंडाओं के बाद जब उरांव यहाँ पे आए तो उरांवों का भी जो शासन व्यवस्था था वो मुंडाओं की तरह हो गया। आपको पता है कि उरांव झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। उरांव उरांव का जो भाषा है कुड़ुक भाषा, वो द्रविड़ भाषा परिवार से है, संबंधित है। और ये खुद को कुड़ुक कहते हैं। कुड़ुक कहते हैं खुद को। कुड़ुक का अर्थ होता है मनुष्य। कुड़ुक कुड़ुक का क्या अर्थ है? मनुष्य। अब उरांव के द्वारा जब यहाँ आके जो गांव बसाया गया उसको भुईहर गांव कहा गया। क्या कहा गया? भुईहर गांव। और भुईहरी खूंट उसको कहा गया जो उस गांव का जो परिवार बना उसको खूंट कहा गया। तो यहाँ खूंट क्या है? भुईहरी खूंट कहा गया। अब भुईहरी खूंट का दो शाखाएं बनी। पहला शाखा था पाहन खूंट और दूसरा महतो खूंट। पाहन खूंट पहला बना, दूसरा महतो खूंट बना। तो जो उस गांव को पहले बसाया, जिसके पूर्वज सबसे पहले बसाए उस गांव को, उसकी जो पीढ़ी बनी उसको पाहन खूंट कहलाया। वो पाहन खूंट कहलाए। इसी को हम लोग नाइगस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को भी हम लोग नाइगस कहते हैं। यह शासन व्यवस्था दो स्तरों पर कार्य करती है। पहला है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और पढ़ा स्तर पर पढ़ा पंचायत। अब जो ग्राम पंचायत है इसमें क्या है? ग्राम पंचायत की शासन व्यवस्था में महतो एवं पाहन मुख्य भूमिका निभाते हैं। जो ग्राम स्तर का जो शासन व्यवस्था है उसमें महतो और पाहन है वो मुख्य भूमिका निभाते हैं। महतो इसमें क्या है? ये ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। महतो जो है वो ग्राम पंचायत का प्रधान है। यह पद वंशानुगत है और ज्येष्ठ के सिद्धांत पर आधारित है। ये ज्येष्ठ के सिद्धांत क्या है कि बड़ा बेटा ही महतो बन सकता है। जो बड़ा बेटा होगा वही महतो बन सकता है, इसीलिए इसको ज्येष्ठ के सिद्धांत कहा जाता है। और ये वंशानुगत है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहता है। महतो को उसके काम के एवज में खेत दिया जाता है। एक खेत दिया जाता है जिसको महतवई खेत कहते हैं। क्या है वो? महतवई खेत कहा जाता है। या गांव के स्तर पर मामलों का निपटारा करता है। जो भी गांव के स्तर पर जो भी विवाद हुआ आपस में उसको सुलझाने का काम महतो करता है। इस कार्य में गांव के अनुभवी व बुजुर्ग लोग ग्राम प्रधान की सहायता करते हैं। यानी ग्राम प्रधान कौन? महतो। महतो को कौन सहायता करते हैं? वो वहाँ के जो अनुभवी व्यक्ति हैं गांव के और बुजुर्ग लोग जो हैं वही लोग उनके सहायता करते हैं ग्राम प्रधान को। महतो का चुनाव जो होता है वो प्रत्येक 3 वर्ष में होता है। महतो का चुनाव प्रत्येक 3 वर्ष में होता है। महतो के पास प्रशासनिक तथा न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार है। ये प्रशासन को भी देखता है और न्यायिक। प्रशासन का मतलब क्या हुआ कि गांव में किसी तरह का कुछ अगर मेला का आयोजन हुआ या किसी तरह का कुछ बैठक हुआ तो वो सबको लीड भी वही करता है ना? महतो ही सबको लीड करता है। और न्याय का मतलब अगर आपस में विवाद होता है किसी का तो उसको भी सुलझाने का काम जो है वो भी महतो ही करता है। अब है आगे पाहन। पाहन जो है, पाहन गांव का पुरोहित होता है। गांव का पुरोहित कौन होता है? पाहन होता है। इसका भी कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। एक पाहन की कार्यकाल की समाप्ति के बाद, जब एक पाहन का जो कार्यकाल समाप्त हो जाता है यानी 3 वर्ष के बाद कार्यकाल समाप्त हो जाए तो सरहुल के दिन नए पाहन का चुनाव होता है। नया पाहन कब बनाया जाएगा? वो सरहुल के दिन ही ये होता है। एक चीज ये शर्त है इसमें कि यह जो पद है वो किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलता है ना? ऐसा नहीं कि कोई शादीशुदा नहीं है उस व्यक्ति को भी पाहन बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। और इसको जो भूमि दी जाती है उस भूमि को कहा जाता है पाहनई भूमि। इनमें एक कहावत प्रचलित है
क्या कहावत प्रचलित है कि पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि पूरे गांव को बनाने का कार्य जो है वो पाहन करता है और उसको चलाने का काम यानी लीडरशिप देने का काम महतो करता है। अब आगे देखेंगे पढ़ा पंचायत। अभी हम लोग दो स्तर पढ़े, एक ग्राम स्तर पर, तो ग्राम स्तर पे दो लोग थे, कौन, महतो और पाहन। अब दूसरा जो है पढ़ा स्तर पर, उसमें पढ़ा पंचायत है। तो पढ़ा स्तर पर पढ़ा पंचायत क्या क्या काम है? तो पढ़ा पंचायत की शासन व्यवस्था में क्या कौन कौन होते हैं? पढ़ा राजा होते हैं, दीवान होते हैं और मंत्री होते हैं। ये मुख्य भूमिका का काम करते हैं। ये लोग जो तीन, इसमें कौन कौन मुख्य भूमिका में कौन कौन है? तीन मुख्य भूमिका में तीन लोग हैं। ये कौन कौन है? ये है पढ़ा राजा, पहला है पढ़ा राजा, दूसरा दीवान, और तीसरा जो है वो मंत्री। ये तीन लोग मुख्य भूमिका में रहते हैं। और इसके अलावा भी सहायक की भूमिका के तौर पे भी लोग हैं इसमें। सहायक भूमिका है ना, सहायक भूमिका के तौर पे भी यहाँ पे कौन कौन है? तो सहायक भूमिका के तौर पे है यहाँ, ये है आपका कोटवार, पहला कोटवार, दूसरा पनभरा, है ना। तो सहायक भूमिका में दो लोग होते हैं, एक कोटवार होते हैं और दूसरा पनभरा होता है। और अभी हम लोग देखें मुख्य भूमिका में पढ़ा राजा, दीवान और मंत्री होता है। तो आगे इसको हम लोग डिटेल से देखते हैं। आइए अब पढ़ा के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि पढ़ा जो है वो अनेक गांवों को मिलाकर, मुख्यतः अनेक गांवों को मिलाकर में मान लेते 5 गांव का हो सकता है, 7 गांव का हो सकता है, 11 गांव का, 21 या 22 गांव को मिलाकर पढ़ा का गठन किया जाता है। और इससे मिलकर बनी अंतरग्रामीण जो पंचायत है उसको पढ़ा कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य दो या अधिक गांवों के बीच के विवादों को निपटारा करता है। जिसका मुख्य कार्य क्या है? वो 2 या अधिक गांवों के जो बीच का जो विवाद जो होता है उसको निपटारा करना है। पंचायत की कार्यवाही में पुरुषों के साथ महिलाओं की भी सहभागिता होती है। अब क्या है, पढ़ा पंचायत एक क्या है? एक अपीलीय न्यायालय है। यहाँ अपील कर सकते हैं। अगर उसको ग्राम पंचायत में अगर उसको न्याय नहीं मिला तो वो यहाँ आके अपना ले सकता है, अपील कर सकता है यहाँ पे, और वो यहाँ पे जो भी विवाद हुआ था उसका निपटारा पढ़ा पंचायत में भी हो सकता है। ग्राम पंचायत के निर्णय से यदि कोई असंतुष्ट है, जब कोई असंतुष्ट होता है तो वह पढ़ा पंचायत में अपील करता है। अब है पढ़ा राजा। अभी हम लोग देखे थे कि पढ़ा का जो हेड होता है वो उसको पढ़ा राजा कहते हैं। पढ़ा का जो प्रधान वो पढ़ा राजा कहलाता है। वैसे मामले जिनका निपटारा ग्रामीण स्तर पर नहीं किया जा सकता उसे पढ़ा राजा को हस्तांतरित कर दिया जाता है। यह एक सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्य करती है। इसका निर्णय अंतिम होता है ना। यह एक सर्वोच्च संस्था के रूप में काम करता है और इसका निर्णय जो है वो अंतिम होता है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं दीवान। अभी पढ़े थे हम लोग कि दीवान, मंत्री और ये सारे सहायक जो थे, है ना। तो दीवान क्या करता है? ये पढ़ा राजा के कार्यों में सहायक का भूमिका निभाता है। प्रत्येक पढ़ा राजा के अंतर्गत एक ही दीवान होता है जो पढ़ा राजाओं के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। अब है मंत्री। मंत्री क्या है? ये पढ़ा राजा का सलाहकार है। एक सहायक है तो दूसरा सलाहकार है ना। दूसरा सलाहकार, मंत्री है एक तो दूसरा सलाहकार है। अब है कोटवार। कोटवार जो है यह मूल रूप से संदेशवाहक के रूप में काम करता है ना। मूल रूप से संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है। यह आदेश पालक की भूमिका निभाता है। बैठक में सजा के आदेशों को सूचना देना, है ना। जो बैठक में जो भी सजा हुआ या बैठक होने वाला है, ये गांव वालों को सूचना कौन देता है? तो कोटवार देता है। मंत्री क्या है? ये पढ़ा राजा का सलाहकार है और दीवान सहायक है। पनभरा क्या है? इसका मुख्य कार्य है जो बैठक के दौरान खान पान का व्यवस्था करना। खान पान जो भी वहां पे बैठक के दौरान होगा, खान पान उसका व्यवस्था करता है। अब देखिए अंतिम पॉइंट इसमें अन्य तथ्य में है,
इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत शामिल एक गांव, जो एक गांव है उसको पढ़ा राजा गांव कहते हैं, दूसरे को दीवान गांव कहते हैं, दूसरे को दीवान गांव, तीसरे को पनेर गांव, है ना, और चौथे को कोटवार गांव, चौथा को कोटवार, और शेष को प्रजा गांव कहा जाता है। ये शेष को प्रजा गांव कहा जाता है। तो ये मेन था जो पढ़ा पंचायत है, इसमें रिवीजन कर लेते हैं। पढ़ा पंचायत है ना, ये मेनली उरांव जनजाति का ये शासन व्यवस्था है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उरांव जनजाति का युवा गिरह का क्या नाम है ना, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, का नाम क्या है ना, ये आपको कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। उरांव जनजाति की युवा गिरह का क्या नाम है। चलिए आप देखते हैं इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनते हैं उसके बारे में। तो एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बन सकता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन बनता है इसमें, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था है। तो अभी हम लोग तुरंत देखें कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है। सेकंड क्वेश्चन है, झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है ना, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति ऑप्शन ए है उरांव, बी मुंडा, सी संथाल और डी खड़िया। तो अभी हम लोग पढ़े कि झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है, उरांव। सबसे बड़ी जनजाति, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति नाम बताइए। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, सबसे बड़ी जनजाति संथाल है झारखंड की। अब भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। और अगर इसका आंसर जानना है तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, वहां पे इसका आंसर आपको बताया जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुड़ुक उरांव द्वारा बोली जाने वाली एक जनजातीय भाषा है। सही बात है, कुड़ुक क्या है, उरांव जनजाति के द्वारा बोले जाने वाली एक जनजातीय भाषा है। या किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, या किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। फर्स्ट ऑप्शन ए है आर्य भाषा परिवार, तो क्या ये आर्य भाषा परिवार से आता है। सेकंड है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, सी है द्रविड़ भाषा परिवार और डी उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा सी द्रविड़ भाषा परिवार। एक चीज आपको हम फैक्ट बता देते हैं कि उरांव जो जनजाति है, उरांव जनजाति की जो भाषा है वो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत की भाषाओं से मिलती जुलती है, है ना। इसी कारण इसको कहा जाता है कि ये द्रविड़ भाषा परिवार की जनजाति है, और इसलिए ये भी कहा जाता है कि जो उरांव जनजाति है वो दक्षिण भारत से चल के झारखंड में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, उरांव जो है वो उरांव के द्वारा बसाए गए गांव, है ना, उरांव के द्वारा बसाए गए गांव को किस नाम से जाना जाता है। जो उरांव जो आके यहाँ गांव बसाया उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग। ए है खुटकट्टी गांव, बी भुईहर गांव, सी है मझियस गांव और डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पढ़े थे खुटकट्टी गांव कौन बसाए थे, मुंडा जनजाति के लोग खुटकट्टी गांव बसाए थे। तो भुईहर गांव जो है वो उरांव के द्वारा बसाया गया था। मझियस के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। मझियस एक प्रकार का मझियस खेत है,
है ना। मझियस जो है वो एक प्रकार का खेत है, ये जमीन का प्रकार है। ये बताएंगे कि किनके जमीन के प्रकार ही, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब नाई घास, नाई घास किसे कहा जाता है, ये पढ़े थे नाई घास। तो नाई घास पाहनकोट को, सही बात, पाहनकोट को भी नाई घास कहा जाता है, जिसके पूर्वज वह गांव बसाया था, है ना। जो गांव बसाया था पूर्वज, उसको भी नाई घास कहते हैं। तो ये ए और बी दोनों होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान, ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है। अभी हम लोग पढ़ते हैं ग्राम पंचायत के प्रधान को महतो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित कथन में से महतो के बारे में सत्य कथन चुने, है ना। महतो के बारे में क्या सत्य कथन है वो चुनना है। यह पद वंशानुगत एवं ज्येष्ठ के सिद्धांत पर आधारित है। गुड, ये तो पद है वंशानुगत और ज्येष्ठ पे कि बड़ा बेटा ही बन सकता है ना। महतो यानी ग्राम पंचायत का अध्यक्ष, महतो को उसके काम के एवज में खेत दिया जाता है, इसको महत्वही खेत कहा जाता है। ये भी है सही एकदम। इनका चुनाव प्रत्येक 3 वर्ष में होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के पुरोहित को क्या कहा जाता है। तो गांव के पुरोहित आप तो अभी तक समझ गए हो कि गांव के पुरोहित पाहन कहते हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। पाहन को गांव का पुरोहित कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पाहन के संबंध में असत्य कथन को चुने। असत्य कथन क्या है, किसके बारे में पूछ रहा है, पाहन के बारे में असत्य कथन पूछ रहा है। इसके कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, सही बात है। या पाहन की कार्यकाल की समाप्ति के बाद सरहुल के दिन नए पाहन का चुनाव होता है, ये भी बात सही है कि सरहुल के दिन नए पाहन का चुनाव होता है। या पद कुंवारे व्यक्ति को दिया जाता है, नहीं। अभी हम लोग पढ़े कि ये शादीशुदा व्यक्ति है, इसमें जो शादीशुदा है वही शादीशुदा व्यक्ति को ही इसका फायदा मिलेगा, है ना। इसे दी गई भूमि को पहनई भूमि कहा जाता है, ये भी बात सही है। तो असत्य कथन तो सी हो गया, है ना। यह पद कुंवारे व्यक्ति को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासन व्यवस्था में यह कहावत प्रचलित है कि पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है। तो किस में है, मुंडा शासन व्यवस्था में नहीं, मुंडा शासन व्यवस्था तो हम लोग नहीं पढ़े थे ऐसा। हाँ, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़े, अभी मांझी शासन व्यवस्था पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था भी हम लोग को पढ़ना है जेपीएससी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पढ़ा पंचायत के संबंध में सत्य कथन चुने। सत्य कथन क्या है, इस शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा, दीवान और मंत्री मुख्य भूमिका निभाते हैं, सही बात है। वहीं कोटवार एवं पनभरा सहायक भूमिका में होते हैं, सही बात है। सहायक भूमिका में होते हैं पनभरा और कोटवार, ये भी बात सही है। या 5, 7, 11, 21 या 22 गांव को मिलाकर एक अंतर ग्रामीण पंचायत होती है, सही बात है। इसमें पुरुषों के साथ महिलाओं की भी सहभागिता होता है, ये भी बात सही है। तो कुल मिलाकर सब सारा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सही इसका आंसर होगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ा राजा के संबंध में असत्य कथन चुने। पढ़ा राजा के संबंध में यहाँ बताना है ना। तो पढ़ा राजा का प्रधान होता है, ठीक है, जो यहाँ पढ़ा का प्रधान होता है, सही बात है। पढ़ा राजा क्या होता है, ये पढ़ा का प्रधान होता है। वैसे मामले जिनका निपटारा ग्रामीण स्तर पर नहीं की जा सकती, उसे पढ़ा राजा को हस्तांतरित कर दिया जाता है, ये भी बात सही है। या एक निम्न संस्था, नहीं निम्न नहीं, निम्न यहाँ गलत लिखा गया है, या एक उच्च संस्था है ना, उच्च या सर्वोच्च संस्था, उच्च ही नहीं सर्वोच्च संस्था है यह, है ना। ये सर्वोच्च संस्था के रूप में काम करती है। ये इसके बाद कहीं फैसला दोबारा नहीं हो सकता, इसका निर्णय अंतिम होता है ना। इसका निर्णय अंतिम होता है। जो भी फैसला लिया जाता है वो पंचों से राय लेने के बाद, पंचों से राय मशवरा के बाद, है ना, मशवरा के बाद ही फैसला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 13 नंबर, निम्नलिखित में से पढ़ा राजा का सहायक कौन होता है। कौन होता है पढ़ा राजा का सहायक, पढ़ा राजा का सहायक कौन होता है, दीवान, मंत्री, कोटवार, पनभरा। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि पढ़ा राजा का सहायक कौन होता है, तो दीवान पढ़ा राजा का सहायक होता है ना। निम्नलिखित में से संदेश वाहक का काम कौन करता है, तो संदेश वाहक का काम कौन करता है, कोटवार करता है, ये पढ़े हम लोग। अब इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत पनेर गांव, कोटवार गांव, ये पढ़े थे, पनेर गांव, कोटवार गांव और प्रजा गांव।
तो पनेर गांव कौन होता है? तीसरा जो होता है वो पनेर गांव, चौथा जो होता है कोटवार गांव, और शेष गांव जो है उसको प्रजा गांव कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पदों का सही मिलान कीजिए। अब है पद दिया एक तरफ और एक तरफ उसका कार्य। तो महतो, महतो हम लोग जानते हैं, ये महतो कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। देखिए ये थोड़ा इधर हो गया है ना, महतो जो है वो ग्राम प्रधान है। अब पाहन, पाहन धार्मिक प्रधान है, ये भी सही है। पढ़ा राजा, पढ़ा का प्रधान है, और दीवान पढ़ा राजा का सहायक है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, है ना। इस तरह का जेपीएससी में क्वेश्चन आएगा अगर, तो आपको सही मिलान करना है ना। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक ये, निम्नलिखित पदों को सही मिलान कीजिए। एक और, मंत्री, कोटवार, पनभरा और पाहन। तो हम लोग अगर नहीं समझ पाएंगे तो पाहन, अभी हम लोग पढ़े कि पाहन जो है वो धार्मिक प्रधान है, तो ऐसे लिखना शुरू करते हैं, डी का 4, है ना। पनभरा, पनभरा कौन होता था? ये खाना पीने का व्यवस्था करता था ना बैठक में। तो सी का 2, है ना, डी का 4, सी का 2। कोटवार जो होता था, क्या होता था कोटवार? ये संदेश वाहक का काम करता था, है ना कोटवार। तो ये हो गया बी का 4 और ए। अब बच गया कौन? मंत्री। तो मंत्री क्या था? ये पढ़ा राजा का सलाहकार था। तो ये 3, है ना। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 4। एक मिनट, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, ठीक है, डी का 1, है ना, डी का 1। ऑप्शन ये डी होगा। तो ये था आपका कुल मिला के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव भी करवाए दोस्तों आपको, है ना। और हम लोग जो उससे रिलेटेड जो थ्योरी क्लास है वो भी हम लोग आपको बताए, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्ट एमसीक्यू करा रहे हैं आपको, है ना। आगे और भी वीडियो आते रहेगा क्योंकि अभी जेपीएससी क्लास है और अभी बहुत अच्छा पोस्ट आया हुआ है दोस्तों। आप सब अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो भर दीजिए, क्योंकि अभी इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता है। अभी एग्जाम जो दिया है डेट मार्च में, 17 मार्च को दिया है। अब जितना जल्दी हो सके फॉर्म भरिए। हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम से भी जुड़िए, फेसबुक में भी हम लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ भी जुड़िए, इंस्टाग्राम में भी हैं, आप एक्स पे भी है। एक्स तो ट्विटर हो गया है, ट्विटर को एक्स आजकल कहते हैं हम लोग। और ये आपको यहाँ सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन भी दबाना है आपको, है ना, और लाइक एंड शेयर भी करना है। तो ये आज का क्लास रहा दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारा क्लास अच्छा लगा होगा। कैसा लगा क्लास हमारा बताइएगा। कुछ इसमें और चेंजेस करने का ज़रूरत है तो चेंजेस किया जाएगा। अभी क्लास हम लोग अभी लगातार हर दिन क्लास लेंगे, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए दोस्तों। अपने अभी जेपीएससी आया हुआ है, बहुत अच्छा मौका है जेपीएससी। अभी देखिए 2 वैकेंसी आया हुआ है ना, 2 वैकेंसी है आपको। एक तो जेपीएससी है, जिसको जेपीएससी का जो तैयारी कर शुरू से जिनका सपना रहा है अधिकारी बनने का झारखंड में, तो ये बहुत अच्छा मौका है दोस्तों आप सभी का। और एक अभी जेएसएससी का कांस्टेबल का फॉर्म आया हुआ है, तो जो लोग भी जेएसएससी का कांस्टेबल का फॉर्म आया हुआ उसको भरिए, है ना, उसको भरिए। आई थिंक इसमें 10th क्लास के स्टूडेंट जो हैं वो लोग मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th क्लास मांगा है। पहला दौड़ होगा, लेकिन सिर्फ दौड़ से नहीं होगा, इसके बाद आप लोग का एग्जाम होगा, तो इसका तैयारी भी करते रहिए अभी से ही, क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकता है। क्योंकि अब चुनाव का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, आप तो कल ही का देखे चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो कभी भी हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी को हम क्लास समझाने में सफल रहे। अगर अच्छा लगा तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाइए, ताकि जो लोग अधिक पैसा दे के, क्योंकि पीटी या मेंस का क्लास करने में अभी अच्छा खासा पैसा लग जाएगा कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, हम लोग यहाँ फ्री में करवा रहे हैं। और डिटेल्स जो हम लोग पढ़ा रहे हैं जितना, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है ना। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों को ये बताइए कि क्लास चल रहा है अभी ऑनलाइन भी, है ना। और एमसीक्यू अलग से एमसीक्यू फिर से किया जाएगा, पर अभी हम लोग एक करवा रहे हैं, फिर उससे बता रहे हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग
उसको भी देखिए। और नेक्स्ट जो और भी है क्लास जीपीएससी का सिलेबस के अनुसार हम लोग कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप लोग का दिन अच्छा रहेगा। आप लोग अपने घरों में पढ़ाई करिएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, है ना दोस्तों।